अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर सीरीज़ में हम प्रोबेबिलिटी के और सवाल को सॉल्व कर रहे हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं पुरानी वीडियोस से वो क्लियर हो जाएं और आपके फार्मूलाज वगैरह और पक्के हो जाएं। तो किस तरीके से कहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है जो कि आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है द प्रोबेबिलिटी। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हाईलाइट कर देता हूँ मैं यहाँ पर और इसको जूम कर लेते हैं। तो सवाल है द प्रोबेबिलिटी इज 0.3 डेट एन एप्लीकेंट ऑफ एन मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जॉब हैज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, कि इसमें ये कहा हुआ है ये प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.3 जो कि एप्लीकेशन आई हुई है मैनेजमेंट अकाउंटेंट की। ठीक है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के ऊपर बेस्ड है और डैट ही हैड सम वर्क एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, वर्क एक्सपीरियंस भी है एज अ चीफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट। कैसा? चीफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट का। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एंड 0.2 डैट ही हैज़ बोथ, और 0.2 उसकी प्रोबेबिलिटी है जो कि उसके पास दोनों का एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का भी जो वो है एक्सपीरियंस है और चीफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट का भी एक्सपीरियंस है। तो आउट ऑफ 300 एप्लीकेंट अप्रॉक्सीमेटली व्हाट नंबर वुड हैव ईदर अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और सम प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, के इन 300 एप्लीकेशन में से कौन सा नंबर होगा उस बंदे का जो कि सिलेक्ट करने पे काम आएगा। तो बना लेते हैं डेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट है द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री थी तो मैं यहाँ पर पी डी का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिसका प्रोबेबिलिटी है 0.3 एंड ही हैज़ हैड सम वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके पास जो चीफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट का भी एक यहाँ पर है चीफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, तो मैं यहाँ पे सी से नाम दे रहा हूँ और वो कितना है 0.7। ठीक है, एंड 0.2 ही हैज़ बोथ। अब बोथ का वर्ड मैंने आपको बताया था कि बोथ का वर्ड कहाँ और कब इस्तेमाल होगा, जब वहाँ पर इंटरसेक्शन होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, पी इसका इंटरसेक्शन सी के साथ वो कितना है 0.2। निकालना क्या है 300 एप्लीकेशन में से, अब एप्लीकेशन 300 हैं, अब उसको हम देखेंगे बाद में। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट नंबर वुड ईदर, और मैंने आइदर का मतलब भी बताया था कि उसका मतलब क्या होता है यूनियन। तो आपको निकालना क्या है यूनियन निकालना है। तो ये तो काफ़ी आसान है और ये पुराना वाला ही न्यूमेरिकल है जो कि आज हमने दोबारा अपने इसमें देख लिया। बस एक चीज़ एडिशनल ऐड होगी, वो क्या है, वो न्यूमेरिकल जब सॉल्व होगा उसके बाद आपको पता चलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये फार्मूला एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर जो निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डी माइनस पी सी। ठीक है, इंटरसेक्शन आएगा, मैंने डी लिख दिया है, इंटरसेक्शन सी। तो वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर चेक करते हैं अपना। तो आंसर क्या आएगा 0.3 प्लस 0.7 माइनस 0.2। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये सिंपल बन गया 1 और 1 में से 0.2 का तो 0.8 आएगा आंसर, 0.8 आएगा। तो ये आपने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डी यूनियन सी। अब उसने लिखा हुआ था यहाँ पर वर्ड कि आउट ऑफ 300 एप्लीकेंट। ठीक है ना, कि 300 लोग हैं। अब 300 लोग में से इसका कौन सा नंबर होगा, मीन से हम कह सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस कितने हैं, जितने भी टोटल लोग हैं 300, क्योंकि आउट ऑफ 300 लिखा हुआ है तो हमने बस इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे 0.8 मल्टीप्लाई बाय 300। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 8 3 24। ठीक है, एक ज़ीरो कैंसिल हो गया और एक ज़ीरो यहाँ आ गया, तो 240 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये बात कि किस तरीके से ये आंसर आया है। अब एक अगला एमसीक्यू है, एमसीक्यू कह रहा हूँ न्यूमेरिकल है, जो कि लिखा हुआ है। इससे पहले हम ऐसा करते हैं 2.66 करते हैं और 2.68 करते हैं, देन 2.62 करेंगे, ताकि एक ही फॉर्मूला के ऊपर चलते रहेंगे और आपके लिए आसानी भी रहेगी। तो लिखा हुआ है आउट ऑफ 1000 असेंबल्ड कंपोनेंट्स के 100 असेंबल्ड कंपोनेंट्स है, जिसमें से 10 आर वर्किंग डिफेक्ट हैं, जिसमें से 10 क्या है वर्किंग डिफेक्ट है एंड 20 क्या है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। फिर लिखा हुआ है देयर इज अ गुड रीज़न टू एज्यूम डैट नो कंपोनेंट हैज़ बोथ डिफेक्ट। ठीक है, फिर आ गया बोथ। अब आप लोगों को आई थिंक ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर
हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन कंपोनेंट विल हैव ईदर टाइप ऑफ डिफेक्ट, के रैंडमली चूजन कंपोनेंट है उसके अंदर ईदर टाइप ऑफ डिफेक्ट कितना होगा। तो सबसे पहले लिख सकते हैं टोटल मेरे पास कितना असेंबल पॉइंट, मैंने उसको एन का नाम दे दिया है, तो ये मेरे पास है 1000। और वर्किंग डिफेक्ट वाले जो कंपोनेंट्स हैं, अब देखें मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन, और मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी पॉइंट के अंदर कुछ चीज़ गिवन होती है तो वो ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होती है, बट यहाँ पर आपको वो बता दिए गए हैं कि कितने पार्ट्स या कितने कंपोनेंट्स डिफेक्टिव हैं, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। वर्किंग डिफेक्ट 10 है और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कितने हैं, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है 20, तो 20 आ गया। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है डब्ल्यू की वर्किंग डिफेक्ट की, तो क्या करना पड़ेगा, 10 डिवाइडेड बाय 1000, 10 डिवाइडेड बाय 1000, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0, तो 0.01 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसका भी निकालेंगे एस का, तो क्या बनेगा 20 डिवाइडेड बाय 1000, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड 2 1/50, और इन शॉर्ट 1/5 होता है 0.2, तो 0.02 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, 0.02, ठीक है। हमने इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। चलिए फिर अब करते हैं आगे। अब सवाल में क्या कहा था इसने कि देयर इज़ अ गुड रीज़न टू एज्यूम डैट नो कॉम्पोनेंट हैज़ बोथ डिफेक्ट। अब देखें यहाँ पे नो कॉम्पोनेंट हैज़ बोथ डिफेक्ट, कि दोनों कॉम्पोनेंट के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है। आपको अब इस तरीके से करना है, ठीक है ना, केस के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज़ नहीं करते। अगर यहाँ बोलता कि बोथ कॉम्पोनेंट हैज़ डिफेक्ट, ठीक है ना, हैज़ बोथ डिफेक्ट्स, तो वहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट लगा लेते। तो अब यहाँ पर एक तो इंटरसेक्शन करना ही करना है, तो W इंटरसेक्शन S, इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, मीन्स के ज़ीरो, क्योंकि हैज़ नो डिफेक्ट उसने कहा है। और नीचे आ जाएंगे तो उसने कहा था विल हैव ईदर टाइप ऑफ डिफेक्ट, कि उसके अंदर कितना डिफेक्ट है। तो काफ़ी आसान है, दोबारा लिख लेते हैं, ये निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S यूनियन S, ये किसके बराबर है, ये बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ W के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटरसेक्शन S के। वैल्यूज प्लेस करते हैं, 0.01 प्लस 0.02 माइनस 0, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर क्या मिल जाएगा, 0.03। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप अब क्लियर हो गई होंगी सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को, और न्यूमेरिकल काफ़ी इजी लग रहे होंगे अब। चलिए अब आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं। अब जो 2.68 है, अगर आप उसको देखें, इस पर क्या लिखा हुआ है, तो अब मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको खुद करके दें। ये कैसा न्यूमेरिकल है, ये ऐसा न्यूमेरिकल जो हमने लेक्चर नंबर 1 में सॉल्व किया था, न्यूमेरिकल नंबर 1, ये बिल्कुल एज इट इज़ न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इसको सॉल्व करें 2.68 को, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन की बात है, तो वहाँ पर सिंपल फार्मूलाज लगेंगे। फार्मूला मैं बता देता हूँ कौन से लगेंगे, जैसे कि अभी सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। अब आपको लेस देन इक्वल टू के ऊपर खुद लगाने, इस तरीके के फार्मूला होंगे। अगर आपने, जैसे कि मैं बता दूं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपोनेंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 600 आवर्स, ठीक है, 6000 आवर्स, कि आपने इसको इसका नाम दे दिया। अगर आपको इससे ज़्यादा का निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है। अब आपको लेस देन इक्वल टू का नोटेशन आपने खुद लगानी है और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। अब जो मेजर काम है वो हम करने जा रहे हैं, मैं इस फॉर्मूले को मिटा रहा हूँ, जो कि है 2.62, ठीक है। तो 2.62 में क्या है, अब यहाँ पर आपको फार्मूला खुद से बताना है, देन फिर हम प्रोसीड करेंगे आगे। इस पर लिखा हुआ है इफ़ 3 बुक्स आर पिक्ड, कि 3 बुक पिक करनी है, ठीक है, पिक्ड हो गई हैं, और इज़ रैंडम फ्रॉम अ शेल्फ कंटेनिंग, और एक शेल्फ में से जिसके अंदर 5 नॉवल हैं, 3 बुक हैं और एक डिक्शनरी है, एंड अ डिक्शनरी। इसके अंदर आपको यह ख्याल रखना है कि कहाँ पे एन आ लगा हुआ है, ठीक है, एंड कहाँ पे आ रहा है और कहाँ आ रहा है, तो इन चीज़ों का ख्याल आदमी रखना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डिक्शनरी सेलेक्टेड, कि डिक्शनरी सेलेक्ट की गई हो। फिर पार्ट बी में है 2 नॉवल एंड 1
पोएम आर सिलेक्टेड, के 2 नॉवेल सेलेक्ट की गई हों और एक बुक ऑफ पोएम आर सिलेक्ट। अब जब सिलेक्टेड का वर्ड आ गया तो मैंने आपको एक क्या कहलाता है कि हिंट दिया था कि सिलेक्ट आ जाए तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, तो वहाँ पर हम लगाते हैं कॉम्बिनेशन, याद होगा आप लोगों को। तो बुक्स कितनी निकालनी है, बुक्स निकालनी है 3, और डिक्शनरी कितनी है 1, एंड बुक ऑफ पोएम कितनी है 3, और क्या चीज़ नॉवल कितनी है 5। ठीक है, ये आपको निकालना है, और जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम आर से रिप्लेस करते हैं। और जब आपको एन चाहिए तो एन का क्या करना पड़ेगा, इन सबको सम करना पड़ेगा। तो एन कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 9। अब आपको बनाना क्या है, सिंपल फार्मूला, फेवरेबल कंडीशन और टोटल कंडीशन। तो टोटल कंडीशन अगर मैं बनाना चाहूँगा तो किस तरह बनाऊँगा, टोटल कंडीशन इज इक्वल टू एन सी आर होता है, एन कितना है 9, सी आ गया, आर कितना है 3। तो ये आपका डिनोमिनेटर का काम ईजी हो गया। अब आपको बनानी है फेवरेबल कंडीशन, और हम ये पार्ट ए के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पार्ट ए में था कि आपको एक डिक्शनरी सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल डिक्शनरी देखें कितनी है, डिक्शनरी की जो टोटल तादाद है वो कितनी है 1। तो आपको डिक्शनरी सेलेक्ट कितनी करनी है 1, तो आपको टोटल में से 1 सेलेक्ट कर लिया आपने। और फेवरेबल कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि आपको सम बराबर करना होता है नोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का। अब डिक्शनरी आपने सेलेक्ट कर लिया, अब कितनी चीज़ें रह गई हैं, बुक रह गई है और एक नॉवल रह गई है। अब आपके पास ये दोनों चीज़ें रह गई, अब इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है, कॉम्बिनेशन। और कितनी बुक और रिमेनिंग है, क्योंकि आपको टोटल 3 बुक चाहिए थी, तो अभी आपको तो नीचे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना काम करना है। आपने एक डिक्शनरी सेलेक्ट कर ली और आपने 8 बुक में से कोई 2 बुक और सेलेक्ट कर ली है इस तरीके से। तो आपने पार्ट ए का आंसर निकाल लिया है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं अब पार्ट बी करवा रहा हूँ। पार्ट बी के अंदर था फेवरेबल कंडीशन के अंदर, अच्छा जो मैंने छुड़वा दिया है इसको करना किस तरीके से, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। तो अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, इरेज कर देता हूँ इसको मैं, तो टोटल कंडीशन भी मुझे चाहिए, तो किस तरह बनेगी 9C3, ठीक है ना। तो ये काम करके आपको अपना आंसर निकालना है। तो अब मैं पार्ट बी की तरफ चल रहा हूँ। तो पार्ट बी था कि 3 बुक पढ़ भी लेते हैं बल्कि दोबारा, 2 नॉवेल्स एंड 1 बुक ऑफ पोएम इज सेलेक्टेड, कि 2 नॉवेल की बुक सेलेक्ट हो और एक बुक ऑफ पोएम। तो किस तरीके से करना है देखते हैं अब। तो टोटल कंडीशन तो हमने निकाली हुई है, ठीक है, मैं फेवरेबल कंडीशन ही निकलवा रहा हूँ। तो 2 बुक्स ऑफ नॉवल, तो नॉवल कितनी थी 5, ठीक है ना, और सेलेक्ट कितनी करनी है 2, एक ये हो गई है। और इसने क्या कहा था, इसको सवाल को नीचे ले आते हैं ज़रा, तो 2 नॉवेल्स एंड 1 बुक ऑफ पोएम आर सिलेक्टेड, और एक बुक ऑफ पोएम सिलेक्ट की गई हो, ठीक है। तो अब बुक कितनी है 3, 1C1, मैंने 3 बुक में से एक बुक सिलेक्ट कर ली, ठीक है। टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 5 + 3 8, और डिवाइड में कितना हो गया, मीन्स के नीचे कितना हो गया 2 + 1 3। नीचे तो आपके पास कॉम्बिनेशन पूरे होगा, लेकिन नॉमिनेटर के अंदर जो इसके ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर एक ही कमी है। तो अब डिक्शनरी 1 है, अब डिक्शनरी में से मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, तो डिक्शनरी वाली पार्ट के अंदर मैंने क्या लिख दिया 0। तो कॉम्बिनेशन के अंदर ये हम काम करते हैं। लास्ट टाइम मैंने इस तरह का एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसके अंदर मैंने C0 भी लिया था, तो वहाँ पर हम ये काम करते हैं। अब आपने क्या करना है, ये आपका बन गया। अब डिवाइड बाय टोटल कंडीशन आप कर लें, डिवाइड बाय n मीन्स कि 9C3। भाई ये चीज़ आपको याद माइंड में रखनी है कि जितना टोटल कंडीशन के अंदर आया है C से ऊपर, तो ऊपर भी नॉमिनेटर में कितना होना चाहिए, टोटल सम होना चाहिए 9, और C के नीचे कितना है 3, तो C के नीचे भी कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपको अपना आंसर इस तरीके से निकालना है, ठीक है। आई होप वीडियो समझ आई होगी और सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी की क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा सा मेरे हिसाब से वो काफ़ी आसान है और आप लोगों को भी मज़ा आएगा उसको सॉल्व करने में। थैंक यू।